gentlemen, put your hands together for the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. विश्वास लिए हैं मेरा देश जवान है। ये तय करें कि ये चीजें हैं जब टेररिज्म कहते हैं, घटना घटी नहीं, आपके मोबाइल फोन का आगे तरक्की नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत को गौरव दिलाने में, भारत का सम्मान बढ़ाने में, पूरे विश्व को भारत को नए सिरे से देखने के लिए मजबूर करने के लिए आप सबने जो पुरुषार्थ किया है, उसे मैं लाख लाख अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। कभी कभी हमारे देश में ये बातें सुनाई देती थी, भारत में चर्चा भी होती थी, कुछ करो यार, ये ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए, ब्रेन ड्रेन रुकना चाहिए। अरे मां भारती तो बहुरत्ना वसुंधरा है। वहां तो एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक ब्रेन की फसल होती रहने वाली है। ये ब्रेन ड्रेन ब्रेन गेन भी बन सकता है, ये क्या कभी किसी ने सोचा था? और इसलिए इस सारी घटना को देखने का मेरा नजरिया अलग है। कभी जो लगता था ये ब्रेन ड्रेन है, मुझे लगता है ये ब्रेन डिपॉजिट हो रहा है। और ये जो डिपॉजिट हुआ ब्रेन है, वो मौके की तलाश में है। जिस दिन मौका मिलेगा, ब्याज समेत ये ब्रेन मां भारती के काम आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? पक्का आएगा। और इसलिए ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये तो डिपॉजिट है, ये बहुमूल्य डिपॉजिट है। अब मेरे देशवासियों में कहता हूं, अब वो मौसम आया है। अब वो मौका आया है जहां हर हिंदुस्तानी को अपनी शक्ति का परिचय करवाना, अपने ज्ञान का लाभ लेना, जिस धरती ने, जिस पानी ने, जिस हवा ने, जिस संस्कार ने हमें यहां तक पहुंचाया है, अब वो भी हमारा इंतजार कर रही है। हर कोई ये तो जरूर मानता है कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। ये हर कोई मानता है। लेकिन पिछले कुछ समय से अब लोग ये नहीं कहते हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है।
अब लोग कह रहे हैं 21वीं सदी 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है, ये आज दुनिया मानने लग गई है। ये बदलाव क्यों आया? ये बदलाव कैसे आया? ये बदलाव मोदी के कारण नहीं आया। ये बदलाव 125 करोड़ देशवासियों के संकल्प शक्ति से आया है। 125 करोड़ देशवासियों ने ठान ली है, मन में संकल्प कर लिया है कि अब हिंदुस्तान पीछे नहीं रहेगा। आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैं परिश्रम करने में कोई कमी नहीं रखूंगा। 125 करोड़ देशवासियों ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, इसके लिए पल पल और शरीर का कण कण मैं 100% काम में लगाए रखूंगा। आज 16 महीने के बाद मुझे आपका सर्टिफिकेट चाहिए। मैंने वादा निभाया, मैंने वादा निभाया, मैंने वादा निभाया। परिश्रम की पराकाष्ठा की, दिन रात मेहनत कर रहा हूं, देश के लिए कर रहा हूं। मैंने आपको आपने मुझे जो जिम्मेवारी दी है और मैंने जो वादा किया था वो पूरी तरह मैं उसका पालन कर रहा हूं। हमारे देश में राजनेताओं पर कुछ ही समय में आरोप लग जाते हैं। इसने 50 करोड़ बनाया, उसने 100 करोड़ बनाया, बेटे ने 250 करोड़ बनाया, बेटी ने 500 करोड़ बनाया, दामाद ने 1000 करोड़ बनाया। चचेरे भाई ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, मौसेरे भाई ने फ्लैट बना दिया। ये सुनने को मिलता है कि नहीं मिलता है? ये सुन सुन करके कान पक गए कि नहीं पक गए? देश निराश हो गया कि नहीं हो गया? भ्रष्टाचार के प्रति नफरत पैदा हुई कि नहीं हुई? गुस्सा पैदा हुआ कि नहीं हुआ? मेरे देशवासियों, मैं आज आपके बीच में खड़ा हूं। है कोई आरोप मुझ पे? है कोई आरोप? आज भी मैं देश को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम जिएंगे तो भी देश के लिए और मरेंगे तो भी देश के लिए।
हमारा देश शक्ति और सामर्थ्य से भरा हुआ है। लोग कभी कभी मुझे पूछते हैं, मोदी जी इतना आपका आत्मविश्वास कहां से आता है? आपको कैसे लगता है आपका देश आगे बढ़ेगा? हमारे देश के लोग भी मुझे पूछते, बोले मोदी जी ये हुआ वो हुआ डिगना हुआ, आपको चिंता नहीं हो रही, डर नहीं लगता? फिर भी आप कहते रहते हो देश आगे बढ़ेगा। मेरा विश्वास है बढ़ेगा। विश्वास इसलिए है कि मेरा देश जवान है। %65 जनसंख्या, जिस देश की 65% जनसंख्या 35 साल से कम उम्र की हो, वो देश दुनिया में क्या नहीं कर सकता है। $800 मिलियन जिस देश के पास नौजवान हो, 1600 मिलियन भुजाएं हो, वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे भाइयों बहनों। और एक बात पे विश्वास करके मैं कह रहा हूं, अब ये देश पीछे नहीं रह सकता है। आपको मालूम है, कुछ वर्ष पहले एक नई टर्मिनोलॉजी आई थी दुनिया में कि आने वाले दिनों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाले देश कौन से हैं, किस किस की संभावना है। तो उसमें से एक शब्द निकला था ब्रिक्स, BRICS। और जिन्होंने ये शब्द कॉइन किया था, उनका कहना था कि 5 देश ऐसे हैं जो आने वाले दिनों में तेज गति से आगे बढ़ेंगे, लीड करेंगे। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों की चर्चा होती थी। लेकिन आपने ध्यान से अगर देखा होगा तो पिछले 2 साल से सुगबुगाहट चल रही थी कि यार ये ब्रिक्स की टर्मिनोलॉजी तो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हम सोच रहे थे आई है आगे बढ़ेगा, लेकिन आई तो लुढ़क रहा है। ये चर्चा शुरू हो गई थी। ब्रिक्स में से इंडिया का आई ये अपनी भूमिका अदा करने में दुनिया को कम नजर आता था। लोगों ने मान लिया था कि ब्रिक्स थियरी आई के बिना कैसे चलेगी। मेरे देशवासियों, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, पूरे ब्रिक्स में अगर दमखम के साथ कोई खड़ा है तो आई खड़ा है। पंद्रह महीने के भीतर भीतर विकास की ऊंचाइयों को पार करने के कारण, आर्थिक स्थिरता के कारण, विकास के नए नए इनिशिएटिव के कारण आज ये विश्वास पैदा हुआ है कि ब्रिक्स की जो कल्पना की गई थी, आज भारत उसमें एक शक्ति बनकर के उभर आया है। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज हो, अलग अलग रेटिंग एजेंसीज हो, एक स्वर से
पिछले 6 महीने से दुनिया की सभी ऐसी संस्थाओं ने एक स्वर से कहा है मेरे दोस्तों, और ये कहा है कि आज बड़े देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली इकोनॉमी किसी की है तो उस देश का नाम है भाइयों बहनों, जिस आर्थिक क्षेत्र में भारत कुछ कर नहीं सकता है, इतना बड़ा देश, इतनी गरीबी, ऐसी हालत में देश कैसे आगे बढ़ सकता है? उन हालातों के बीच भी देश रास्ता पार कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और दुनिया उसको स्वीकार करने लगी। विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने एक नई पहचान बनाई है। हमारी पहले पहचान थी उपनिषद की। भारत गौरव करता था उपनिषद, उपनिषद, उपनिषद। अब दुनिया के पल्ले तो पड़ता नहीं था, लेकिन आज वही देश उपनिषद से बढ़ते बढ़ते उपग्रह की चर्चा करने लग गया है। उपग्रह की चर्चा, हमारे मार्स मिशन की सफलता पूरे विश्व में भारत पहला देश है जो पहले ही प्रयास में मार्स मिशन में सफल हो गया। दुनिया के कई देशों ने प्रयास किए, लेकिन अनेक बार प्रयास करने के बाद सफलता मिली। भारत को फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा भी ऐसा ही हुआ। क्यों? देश की संकल्प शक्ति की ताकत देखिए। मैं जब दिल्ली में आया तो मैंने सरकार के अधिकारियों से कहा, मैंने कहा भाई देखिए जमाना बदल चुका है, हमने ई गवर्नेंस की तरफ जाना चाहिए, टेक्नोलॉजी का भरपूर गवर्नेंस में उपयोग होना चाहिए। और मेरा ये अनुभव रहा है, मैं बहुत लंबे अरसे तक एक राज्य का मुख्यमंत्री रहा, तो मेरा अनुभव रहा है कि टेक्नोलॉजी, e-governance is an effective governance. E-governance is easy governance. And e-governance is most economical governance. तो मैं अपने अफसरों से बैठा था, मैंने कहा स्पेस टेक्नोलॉजी का क्या उपयोग करते हो? तो ज्यादातर अफसरों ने कहा नहीं, हमने कोई ज्यादा नहीं कर रहे, वो तो स्पेस वाले कर रहे हैं। मैंने कहा भाई नहीं, स्पेस वाले नहीं, तुम भी कर सकते हो। मैं उसके पीछे लग गया, स्पेस टेक्नोलॉजी वालों को बुलाया, हर एक डिपार्टमेंट से मीटिंग करवाई, वर्कशॉप करवाए, पीछे पड़ गए मैं। और आज मुझे खुशी के साथ कहना है, हमारे यहाँ सरकारों में करीब करीब 170 प्रकार के विभाग, काम छोटे मोटे ऐसे हैं कि जिसमें भारत सरकार स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी ने पूरे जगत को एक नई शक्ति दी है, नई दिशा भी दी है, और इसके लिए हमने भी सपना संजोया है, डिजिटल इंडिया। आज गरीब से गरीब व्यक्ति भी आपको मिलेगा, वो भी मोबाइल फोन रख लेता है, सब्जी बेचता है लेकिन मोबाइल फोन रखता है।
दूध बेचने जाता है मोबाइल फोन रखता है, अखबार बेचने जाता है मोबाइल फोन रखता है। इतना पेनिट्रेशन है टेक्नोलॉजी का। सरकार अगर उसके साथ जुड़ जाए, और इसलिए हमारा मिशन है जैम ऑफ ऑल। मैं जब जैम थियरी की बात करता हूं तब JAM, जे का मतलब है जनधन बैंक अकाउंट। आप में से जो मेरी पीढ़ी के होंगे उन्हें पता होगा कि हमारे यहां बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 79 में, नहीं 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 69, 70, 71 के आसपास। और ये कहा गया था कि ये बैंक जो है वो अमीरों के काम आती हैं, गरीबों के काम नहीं आती हैं, इसलिए बैंकों का नेशनलाइज कर दी जाए। और सारी चीजें सरकार ने अपने हाथ में ले ली और ये कह करके ली थी कि ये बैंक गरीबों के लिए खोल दी जाएगी। मुझे आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैं दिल्ली आया तो हमने पाया कि हमारे देश के करीब करीब आधे लोग ऐसे थे जिन्होंने बेचारे ने बैंक का दरवाजा नहीं देखा था। आज के युग में फाइनेंशियल व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी के रूप में बैंक काम करती है, और अगर मेरे देश के 50% लोग बैंक व्यवस्था से अछूते रह जाएं तो फिर आर्थिक व्यवस्था में उनकी भागीदारी कैसे बनेगी। हमने बीड़ा उठाया कि 100 दिन में मुझे सबके बैंक के खाते खोलने हैं। अब आपको भी होगा, ये मोदी जी को क्या हो गया है, जो काम 40 साल नहीं हुआ ये 100 दिन में करने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन मेरे देशवासियों, आपको जान करके आनंद होगा, आज उस अभियान का परिणाम ये आया है 18 करोड़ नए बैंक खाते खुल गए, गरीब से गरीब का बैंक खाता खुल गया। तो एक तो है ये जनधन अकाउंट जो जे कहता हूं मैं, जिसके द्वारा आर्थिक सुचारू व्यवस्था खड़ी की गई है। दूसरा है आधार कार्ड। पूरे देश में मूवमेंट चला है कि बायोमेट्रिक सिस्टम से हर नागरिक का अपना एक आइडेंटिटी कार्ड हो, एक नंबर हो, स्पेशल नंबर हो, ताकि डुप्लीकेट ना हो। वरना हमारे यहां क्या होता है, एक ही व्यक्ति 10 जगह पे अलग अलग नाम से रुपये लेके आ जाता है। हमने आधार कार्ड को केंद्र बिंदु बनाया। और तीसरा है एम, मोबाइल गवर्नेंस। मोबाइल फोन पर सरकार क्यों ना चले, नागरिकों के हक मोबाइल फोन पर क्यों अवेलेबल ना हो। तो हम JAM उसको केंद्र में रख करके जन सुखाकारी, जन सुविधाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और उसका परिणाम देखिए, मुझे बताइए, करप्शन से देश तबाह हुआ है कि नहीं हुआ है? करप्शन जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? लेकिन मैं अकेला करप्शन न करूं, इससे बात बनेगी क्या? कुछ और करना पड़ेगा ना। बोले बिना भी होता है, चुपचाप भी होता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। हमारे देश में घरों में जो गैस सिलेंडर होता है, वो गैस सिलेंडर में सरकार सब्सिडी देती है। एक सिलेंडर के पीछे 150-200 रुपया करीब गैस सब्सिडी जाती है सरकार की तिजोरी से, ताकि आपका चूल्हा जले। और ये सब्सिडी अमीर से अमीर को भी मिलती है और जो गरीब जिसके घर में गैस सिलेंडर होगा उसको भी मिलती है। हमने तय किया कि ये जो गैस सब्सिडी है वो सीधी
आधार कार्ड के नंबर से तय करेंगे कौन कौन उसके क्लाइंट सही है, और उसका जनधन अकाउंट होगा, उसके जनधन अकाउंट में सीधे पैसे मोकलेंगे। पहले करीब 19 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर जाता था, मतलब कि सरकारी तिजोरी से हर महीना 19 करोड़ गैस सिलेंडर की सब्सिडी जाती थी। हमने जब आधार और जनधन अकाउंट जोड़ करके हिसाब शुरू किया, भाई लेना है तो इधर लिखवाओ, मामला 13 करोड़ तक पहुंचा। आगे कोई लेने वाला ही निकला नहीं। पहले 19 करोड़ जाता था, अभी 13-14 करोड़ पर अटक गया, तो 5 करोड़ कहां गए भाई? आज विश्व के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां आई है। एक तरफ आतंकवाद और दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग। और मैं मानता हूं इस चुनौतियों को भी अगर दुनिया की मानवतावादी शक्तियां एक हो, मानवता में विश्वास करने वाले लोग एक हो, तो आतंकवाद को भी परास्त किया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया को बचाया जा सकता है, और उस रास्ते पर हम चल सकते हैं। उन चुनौतियों को हमने स्वीकार किया है। भारत पूरी तरह सज्ज है हर संकटों का सामना करने के लिए। और आज विश्व में हम जहां भी जाते हैं इस विषय की गंभीरतापूर्वक चर्चा करते हैं। हमने यूएन पर भी दबाव डाला है। यूएन की 70वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशन टेररिज्म की डेफिनेशन नहीं कर पाया है। अगर डेफिनेशन करने में इतना वक्त लगेगा तो टेररिज्म को निपटने में कितने साल लगेंगे? मैंने दुनिया के सभी देशों को चिट्ठी लिखी है और मैंने कहा है कि समय की मांग है कि ये तय करे कि ये चीजें हैं जिसे हम टेररिज्म कहते हैं, ये लोग हैं जिसको हम टेररिज्म के मददगार मानते हैं, ये लोग हैं जिनको मानवतावादी कहते हैं। दुनिया के सामने नक्शा क्लियर होना चाहिए, कौन टेररिस्ट है, कौन मानवतावादी है, कौन टेररिस्ट के साथ खड़ा है, कौन मानवता के साथ खड़ा है, ये विश्व में तय हो जाना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि इतनी गंभीर समस्या पर यूनाइटेड नेशन अब बहुत दिन टाल नहीं पाएगा। दुनिया की मानवतावादी शक्तियों ने दबाव पैदा करना पड़ेगा कि एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में तय हो जाना चाहिए कि आतंकवाद आखिर है क्या। और ये परिभाषा न होने के कारण एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म चल रहा है। एक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म से हम मानवता की रक्षा नहीं कर सकते। टेररिज्म होता है, आतंकवाद होता है, और ये यूएन की जिम्मेवारी है। जब हम 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो यूएन की जिम्मेवारी है कि दुनिया के सामने चित्र स्पष्ट होना चाहिए कि यूएन किसको टेररिस्ट मानता है, किसको आतंकवादी मानता है और किसको मानवतावादी मानता है। एक बार नक्शा साफ होना चाहिए ताकि फिर दुनिया तय कर लेगी किस रास्ते पर चलना है, और तभी दुनिया में शांति आएगी। हम शांति का पुरस्कार है। हम तो उस धरती से आए हैं जहां गांधी और बुद्ध ने जन्म लिया था। सिद्धार्थ नेपाल की धरती पर पैदा हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ बुद्ध बने थे बुद्ध गया में आकर के। जिस धरती से अहिंसा का मंत्र निकला हो, वो विश्व को शांति के लिए आग्रहपूर्वक कह सकता है
कि मानव जात के लिए 21वीं सदी रक्त रंजित नहीं हो सकती है। निर्दोषों को मौत के घाट उतारने वाली 21वीं सदी को कलंकित होने से बचाना चाहिए। और उस बात को लेकर के मैंने टाल ठोक करके यूएन में अपनी बात बताई है। कल भी दोबारा जा रहा हूं, कल दोबारा बताने वाला हूं। कैलिफोर्निया के मेरे भाइयों बहनों, आपने जो प्यार दिया, स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। और हम सब, हर हिंदुस्तानी का जो सपना है, हम सभी 125 करोड़ देशवासियों ने मिलकर के उन सपनों को पूरा करना है। गरीब से गरीब का कल्याण हो, नौजवान को रोजगार हो, मां बहनों को सम्मान हो, किसान हमारा सुखी संपन्न हो, गांव गरीब किसान की जिंदगी में बदलाव आए, उस बात को लेकर के हम चल पड़े हैं। आपके अनेक अनेक आशीर्वाद बने रहे, इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। और मैं यहां के सेनेटर, यहां के कांग्रेसमैन इतनी बड़ी संख्या में आज आए, उन्होंने हमारे साथ भारत के प्रति अपना जो प्रेम दिखाया है, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उन सभी वरिष्ठ नेता जो अमेरिका के राजनीति को नेतृत्व कर रहे हैं, उनका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इतनी बड़ी मात्रा में यहां आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। आवाज हिंदुस्तान तक पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक खुशखबरी देना रह गया। सेकंड दिसंबर 2015, 2 दिसंबर 2015 दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को एयर इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। धन्यवाद।